प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में भी हाल ही में हमने करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी समाप्त किया है। तो अगर आप लोग इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे इस करंट अफेयर सीरीज की जो पुरानी वीडियोज हैं उनको जरूर देखें, ठीक है। और इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि हम यूपीएससी के जो पिछले साल के प्रश्नों के पूछे गए ट्रेंड्स हैं, जो पैटर्न है, उन्हीं पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन बना करके आपको वैसे ही प्रश्नों को सॉल्व करने की टेक्निक से भी रूबरू कराएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2002। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भाई खेलों में जो डोपिंग टेस्ट होता है यह इसलिए किया जाता है ताकि खिलाड़ियों में जो भी ऐसे खिलाड़ी जो कि बाहर से मेडिसिन लेकर के अपनी इफिशियंसी को बढ़ा करके खेलों में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वो करने से रोका जाए। तो हमारे यहाँ 2002 में एक एक्ट पारित किया गया, नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2002, ताकि खिलाड़ियों को ऐसे किसी इलीगल गतिविधि से रोका जा सके। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। अधिनियम एथलीट सहायता कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को डोपिंग में शामिल होने से रोकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक महानिदेशक की अध्यक्षता में एक वैधानिक निकाय के रूप में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके गठन का प्रावधान करता है। खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसके अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को भी प्रभावी बनाना चाहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। अब देखिए, मैं जब यह स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो पढ़ते समय मुझे जहां जहां पर कोई ऐसा फैक्ट दिखा जो कि गलत होने के लिए संभावित हो सकता था, तो मैंने वहां पर नीचे एक लाइन खींच दिया। अब दोबारा अगर मैं पढ़ता हूं तो दोबारा पढ़ते समय मुझे पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहीं पर मेरी आंखें जाएंगी जहां पर कि मैंने हाईलाइट किया। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिनियम एथलीटों को रोकता है, क्या करने से? डोपिंग में शामिल होने से रोकता है एथलीटों को और उनके सहायक कर्मियों को। तो भाई ये जो एक्ट बना है डोपिंग से ही जुड़ा हुआ एक्ट बना है, तो जो भी डोप करेंगे उनको ऐसा करने से रोकेगा, इसीलिए तो एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में मुझे कहीं से भी कोई निगेटिव फीलिंग नहीं आई या फिर मुझे ऐसा कोई निश्चित फैक्ट भी नहीं मिला जो गलत हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट मुझे सही सा प्रतीत हो। अब सही सा प्रतीत होता है, मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से सही है। आइए देखेंगे वो क्या होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में एक वैधानिक निकाय के रूप में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट है, तो वह एक ऐसी संस्था नाडा के बारे में, नाडा की स्थापना के लिए ही बनाया गया होगा। इस एक्ट के माध्यम से एक संस्था बनाई गई जो कि खिलाड़ियों को डोप टेस्ट कराने में और उनके जो इलीगल तरीके से मेडिसिन लेते हैं उनको ऐसा करने से रोकेगी। तो नाडा का गठन करता है, इसमें भी मुझे कहीं से कोई निगेटिव या कोई एक निश्चित फैक्ट जो कि गलत हो सकता था ऐसा नहीं दिखा। तो सेकंड भी मुझे सही सा दिख रहा है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में कहता है कि खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब देखिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि यह किससे जुड़ा हुआ है, एंटी डोपिंग एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, किस खेल से जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहां कह दिया गया है
खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को ही प्रभावी बनाना चाहता है। अब यहां पर एक निश्चित फैक्ट मिल गया आपको कि किसके लिए है, तो यह है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़ा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक फैक्ट है। हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्थान पर कोई और ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो, या फिर हो सकता है देश के अंदर के लिए जितने भी गेम्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, क्रिकेटिंग से जुड़ा हुआ हो। तो यहां पर एक निश्चित संस्था का नाम दिया गया है कि इसे प्रभावी बनाना चाहते। तो जैसे ही कोई निश्चित फैक्ट मिल गया, निश्चित फैक्ट गलत हो सकता है, संभावित गलत हो सकता है। अब हम सभी जानते हैं कि 3 ही स्टेटमेंट हैं। तीन में ऊपर के दोनों स्टेटमेंट में मुझे या आपको भी पढ़ते समय कोई ऐसा निश्चित फैक्ट नहीं मिला, कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि वे दोनों अधिक सही होने के लिए संभावित है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में हमें एक निश्चित फैक्ट मिल गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो हो सकता है यही गलत हो, और अगर हम इसको गलत मारते हैं तो जैसे ही हमने 3 को गलत किया, आंसर निकल गया 1 एंड। आइए देखते हैं क्या है। यह अधिनियम एथलीटों को, उनके सहायक कर्मियों को और जो भी खेल से जुड़े हुए लोग हैं उनको डोपिंग में शामिल होने से रोकता है, ठीक है। साथ ही इस खेलों में डोपिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, दिख रहा है आपको ना, यहां पर क्या दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। लेकिन यहां क्या आ गया कि यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को प्रभावी बनाने और ऐसे अन्य दायित्व और प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का भी प्रयास कर, मतलब कि यूनेस्को के जो प्रावधान है, खेल से जुड़े हुए जो प्रावधान है, उनको प्रभावी बनाने के लिए यह एक्ट भारत में बनाया गया है, न कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रावधानों के अनुपालन के लिए यह एक्ट बना, ठीक है। तो मैं हो सकता है जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे और आप जिनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आप नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट के बारे में पढ़ करके जाएंगे। लेकिन प्रश्न अगर आते हैं तो सही कैसे करना है यह आपको जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से आपसे बहुत सारे मिलेंगे जिनके बारे में कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, बिल्कुल पढ़ के आप नहीं गए। लेकिन फिर भी अगर आप टेक्निकल अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक जानते हैं, आप एडुकेटिव गेस करते हैं, स्मार्टली गेस करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उन प्रश्नों को भी सही कर पाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट है, ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट। बेसिकली ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। इस प्रश्न को लेने के पीछे हमारा उद्देश्य है आपको बता देना कि आर्ट एंड कल्चर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर आपका नॉलेज काफी महत्वपूर्ण होता है सही करना। लेकिन कभी कभी नॉलेज के साथ साथ थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का मौका देती है। तो आइए ऐसे प्रश्न, चूंकि हूबहू हमने एक यूपीएससी के प्रश्न से ही इस प्रश्न को कॉपी किया है, तो आपको दिखाते हैं कि यूपीएससी के उस प्रश्न से आप उस प्रश्न को कैसे सही किया जा सकता है। राजराजा प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह एक चोल राजा थे, यहां तक तो सबको क्लियर है, जिनका जन्म आदित्य चोल के रूप में हुआ। देखिए यहां एक निश्चित नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया कि उनका नाम क्या था, आदित्य, इनके रूप में हुआ था, जिन्हें बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता। तो पहले में हमें 2 फैक्ट मिले, एक कि जो राजराजा प्रथम है उन्हीं का बचपन का नाम आदित्य चोल था और उन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, उसने हिंद महासागर में लक्षद्वीप और मालदीव के सबसे उत्तरी द्वीपों के हिस्सों का अधिग्रहण किया। इसका मतलब है कि इन्होंने लक्षद्वीप और मालदीव पर कब्जा किया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, राजराजा हिंदू धर्म के वैष्णववाद, देखिए यहां वैष्णववाद संप्रदाय एक निश्चित फैक्ट दे दिया गया। हो सकता है कि वैष्णववाद के स्थान पर शैववाद के हो सकता है कि शाक्तवाद के हो, या हो सकता है कि हिंदू धर्म के हो ही नहीं, ठीक है। लेकिन वैष्णववाद का मतलब कि एक निश्चित फैक्ट इनके साथ जोड़ दिया। वैष्णववाद संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने शैव धर्म को भी कई मंदिर बनवाए या कई मंदिर समर्पित। मतलब कि जो राजराजा प्रथम है
ये मूल रूप से वैष्णव थे, लेकिन इन्होंने भगवान शिव के भी कुछ मंदिर। फोर्थ स्टेटमेंट, उनके शासनकाल के दौरान तमिल कवियों अपार, संबंदर और सुंदरार के ग्रंथों को एकत्र किया गया और थिरुमुराई नामक एक संकलन में संपादित किया। अब कह रहा है कौन सा सही है। देखिए, तो हमें इन चारों स्टेटमेंट में दो निश्चित ऐसे फैक्ट मिले हैं जहां पर कि संभावित गलत हो सकते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में भी गलत होने की संभावना है। ये जो तमिल कवियों के नाम हैं, इन नाम को गलत किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 फैक्ट आए। सेकंड स्टेटमेंट में हमें कुछ बहुत वैसा नहीं दिखा। सेकंड स्टेटमेंट राजा प्रथम, या हम ये जानते हैं कि तमिल राजाओं ने श्रीलंका या उसके आसपास के द्वीपों पर कब्जा किया। इवन हम ये भी जानते हैं कि तमिल राजाओं ने इंडोनेशिया तक विजय प्राप्त करी। तो अगर यहां पर बात आता है कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप और मालदीव, तो ये आसपास के छोटे रीजन है, यहां पर तो कब्जा किया जाना संभावित था। अब कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब अगर हम ये मान लें कि राजा प्रथम का बचपन का नाम आदित्य चोल नहीं होगा, कुछ और होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो क्या ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट को छोड़कर कोई ऑप्शन है? तो यहां पर हमें पहला स्टेटमेंट अगर गलत मारते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन गायब हो जाते हैं, 2 3 4 और 2 4 हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 3 नंबर स्टेटमेंट में भी, यहां देखिए यहां 2 4 है और यहां 2 3 4 है। इसका मतलब है कि 2 और 4 तो दोनों में कॉमन है। तो अब 3 नंबर स्टेटमेंट में अगर कोई लोचा होगा, कोई अगर वहां पर हमें डाउट लगा होगा, तो 3 गलत होगा, और ऐसा अगर हुआ तो मैं सही आंसर प्राप्त करने की स्थिति में रहूंगा। तो 3 नंबर स्टेटमेंट में जब हम पढ़े थे तो हमें वैष्णववाद संप्रदाय मिला था और हमने उसको हाईलाइट भी कर लिया। और राजा, और हम अगर थोड़ी सी अगर आपकी जानकारी रही हो, अब इतना पढ़े होंगे कि आप जानते होंगे कि जो चोल शासक हुआ करते थे, बेसिकली वे शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और उन्होंने भगवान शिव की बड़ी बड़ी मंदिरें बनवाई। उसी में से एक मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। उसी को राजा रानी मंदिर या राजराज मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये राजा प्रथम का वैष्णववाद संप्रदाय, यह अगर हम गलत मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन कह रहा है, तो हमारा आंसर हो जाता है 2 और 4। अब आइए जान लेते हैं कि क्या सही है। तो सही है। बेसिकली ये मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इन्हीं चोल राजाओं पर एक साउथ इंडिया में एक मूवी बनी थी PS1, और PS1 जो कि बहुत चर्चित मूवी रही थी, परिया राय जैसी अभिनेत्रियों ने भी उनमें काम किया था। तो इस मूवी ने एक बार पुनः तमिल या चोलों के ऐश्वर्य या प्रभुत्व को हवा दी है। तो ये एक मुद्दा बना है, तो यहाँ क्वेश्चन बनने के लिए संभावना बढ़ती है। आप लोग टारगेट करके चोल के इतिहास को बड़ा अच्छे से जरूर पढ़ लें। ठीक है, राजराजा 1 के बारे में कहा जाता है कि बचपन में इन्हें अरुणमोझी बर्मन या अरुणमोझी बर्मन या राजराजा महान या राजराजा चौधान के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब है कि बचपन में इन्हें आदित्य चोल नहीं कहा जाता था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, ये शैव संप्रदाय के अनुयायी होते थे। जो अधिकांश जो चोल शासक रहे हैं, उन्होंने शैव संप्रदाय का अनुसरण किया है। हालांकि उन्होंने भगवान विष्णु के भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया है, लेकिन मुख्य रूप से वे शैव संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते। ठीक है, और इन्होंने चोल राजधानी तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया है। तो सभी चोल शासकों में ये बहुत प्रमुख रहे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, और कहा जाता है कि द्रविड़ शैली की सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा के तौर पर, सर्वोत्कृष्ट प्रतीक के तौर पर इस बृहदेश्वर मंदिर को देखा जाता है। तो अब आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा कि आप लोग जो भारत में मंदिर की शैलियां रही हैं, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में पेशर शैली, इन शैलियों से संबंधित प्रमुख मंदिरों को भी देख लेंगे। साथ ही उत्तर भारत में जो नागर शैली की कुछ उपशैलियां हैं, जैसे उड़ीसा उपशैली, खजुराहो उपशैली या गुजरात या सोलंकी शैली, इनके बारे में भी जानकारी जरूर प्राप्त करें। ठीक है, अब आते हैं कि इनके शासनकाल के दौरान तमिल कवियों अपार, संबंदर और सुंदरार के ग्रंथों का संकलन किया गया। तो इसका मतलब है
कि अगर आर्ट एंड कल्चर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर कुछ निश्चित फैक्ट दिए जाएंगे, तो उन निश्चित फैक्ट को आप गलत करने की अगर टेंडेंसी रखेंगे तो हो सकता है कि आप सही क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन फिर भी एक मेरा सुझाव रहेगा कि आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चनों में आप अधिक से अधिक पढ़ाई करके अधिक से अधिक ज्ञान एकत्रित करें, क्योंकि यहां पर बेसिकली मॉडर्न इंडिया में यहां पर आपका नॉलेज ही आपको मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चनों को सही करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हाल ही में सरकार ने गोइंग ऑनलाइन एज गोल इस कार्यक्रम को गोल 2.0 के दूसरे चरण को शुरू करने की घोषणा। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल अभियान। अब इसका उद्देश्य मेंटर और मेंटी की अवधारणा के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं और महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। भाई स्टेटमेंट है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ऑनलाइन जाना है आपको, मतलब डिजिटली सशक्त होना। अब डिजिटली सशक्त किसको होना है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं इनको डिजिटली सशक्त। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है यह मेटा हम सभी जानते हैं कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा है। तो सामान्य रूप से समझ लेंगे आप लोग फेसबुक और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो यहाँ एक मंत्रालय का नाम दिया है और यह एक संस्था का नाम दिया है कि इनका सहयोग है। मेटा और भारत के सामाजिक न्याय मंत्रालय मिलकर के इस प्रोग्राम को संचालित कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मेटा एक फैक्ट दे दिया, एक निश्चित फैक्ट दे दिया, और दूसरा कि एक मंत्रालय का नाम दे दिया, यह भी एक निश्चित फैक्ट है। और मंत्रालय मैक्सिमम केस में भी गलत होता है। गोल का पहला चरण पूरी तरह से मेटा द्वारा वित्त पोषित। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है, तीनों में गलत होने की संभावना बनती है। पहले में है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, क्या अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है? सेकंड में है कि यह मेटा और सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है या कोई और मंत्रालय है, या मेटा के स्थान पर गूगल है। ठीक है, क्योंकि गूगल भी ऐसे प्रोग्राम और पहले शुरू करता है। तीसरा कि क्या इसका पूरा फंडिंग मेटा द्वारा किया गया है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट में अगर कोई भी एक नाम कॉमन मिल जाए, ऐसा आप लोग देखिएगा बार बार कि कभी कभी यूपीएससी के क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट में कोई एक नाम या कोई एक कंसेप्ट रिपीट किया जाता है, तो जो कंसेप्ट दोनों में रिपीट किया जाता है वह कंसेप्ट सही होता है। तो यहां मेटा दोनों में रिपीट किया गया, इसका मतलब कि मेटा के द्वारा ही शुरू किया गया, ये तो सही है। लेकिन मंत्रालय अब गलत होने के लिए संभावित है, और हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम केस में मंत्रालय गलत होता है। तो इन सभी फैक्टों में से सबसे बड़ा फैक्ट जो कि गलत हो सकता है वो है मंत्रालय। तो अगर हम कह रहे हैं कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है, अब एक और ध्यान रखना है कि अक्सर यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन में सही पूछता है, बहुत कम में गलत पूछता है। तो हम जब क्वेश्चन बनाते जाते हैं तो जल्दी जल्दी में सही 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 पढ़ते हुए चले जाते हैं, और जो क्वेश्चन यूपीएससी गलत पूछता है हम उसको भी सही मान करके उसका आंसर करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जानते हुए हम अपने आप को क्वेश्चन पे कंसंट्रेट नहीं करने के कारण, अपनी हैबिट डेवलप नहीं करने के कारण जानते हुए क्वेश्चन को, तो ऐसे में आपको जहां भी सही और गलत दिख रहा है उसको घेरने की हैबिट आज से ही डेवलप जरूरी। ठीक है, तो ये तो एक गलत होगा। दूसरा, जब दूसरा गलत होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो तीनों में 2 है। अब यहां पर है कि क्या अनुसूचित जनजाति और जाति और जनजाति दोनों के लिए है, और तीसरा कह रहा है कि क्या पूरी तरीके से मेटा द्वारा वित्त पोषित है। तो अब यूजुअली जब यूपीएससी ऑप्शन बनाएगा तो वहां पर अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर निकल जाएगा यूपीएससी वाले में। ठीक है, हालांकि हमने थोड़ा सा ऑप्शंस को थोड़ा सा कठिन बनाने का प्रयास किया है। तो आइए अब देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइबल मिनिस्ट्री, का मतलब है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मिनिस्ट्री नहीं है बल्कि यहां पर जनजातीय मंत्रालय होगा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के गोल प्रोग्राम को शुरू किया है।
तो भाई अगर यहां से तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि अगर जनजातीय मामला है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, तो इसका मतलब है कि यह अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है। और गोल कार्यक्रम क्या है कि यह मेंटर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया मेंटर और मेंटी की अवधारणा पर, और इसके माध्यम से आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटली सशक्त करना है। इसका मतलब है कि यह आदिवासी युवाओं को सशक्त करेगा, न कि अनुसूचित जाति के युवाओं को सशक्त करेगा। सिर्फ अनुसूचित जनजाति के युवा और महिला इसमें होंगे, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए कि इसके 3 स्तंभ है, क्या है, संचार और जीवन कौशल। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन 3 चीजों, डिजिटल उपस्थिति, और उनमें नेतृत्व कौशल का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। ये पूरी तरीके से फेसबुक इंडिया द्वारा वित्त पोषित है। इसका मतलब है कि इसका टोटली फाइनेंसिंग किया है, मेटा ने किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला और दूसरा वो दोनों क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। देखिए ये प्रोग्राम चूंकि काफी चर्चा में रहा है पिछले वर्ष, लगातार इस पर काम होते रह रहा है, तो ऐसे में ऐसे प्रोग्राम्स जो कि काफी चर्चा में रह रहे हैं, इनको जरूर जान लेना है आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जमानत। आप लोगों ने खूब सुना होगा, जमानत पर रिहा हो गए, सुना होगा जमानत पर। हालांकि मुझे उम्मीद है आप लोग कभी जमानत पर रिहा नहीं हुए होंगे, लेकिन सुना जरूर होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। लेकिन अब आइए जमानत के बारे में अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आप लोग कितने तैयार हैं। आइए देखते हैं जमानत को आप कितना जानते हैं। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में अपराधों का वर्गीकरण 2 रूप में किया जाता है, एक तो जमानती और दूसरा गैर जमानती। और यह वर्गीकरण कौन करता है, आईपीसी करता है, भारतीय दंड संहिता करता है। पता नहीं कि आप लोग कितना जानते होंगे, क्या आईपीसी करता है? हो सकता है कि आरपीसी कर रहा हो, या हो सकता है कि सीपीसी कर रहा हो। अब कौन कर रहा है, ये कह रहा है कि आईपीसी। आप लोग आज तक जमानत सिर्फ सुने होंगे, ये आज जमानत को जान भी लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जमानती अपराध संज्ञेय है। क्या है ये, संज्ञेय है। और इसका अर्थ क्या है, जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है। अर्थात अगर आपने कोई जमानती अपराध किया है, ऐसा अपराध किया है जिसमें जमानत मिल जाएगी, तो उसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? थर्ड स्टेटमेंट, गैर जमानती अपराधों के मामले में, गैर जमानती अपराधों के मामले में एक मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के योग्य है या नहीं। कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है, गलत को जरूर हाईलाइट कर देना। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभी लोग ऐसे मुद्दों को लगातार रोज सुनते हैं, लेकिन इनके बारे में कभी सोचते नहीं है। तो यूपीएससी लेकिन सोचता है, वो ऐसे ही प्रश्नों को आपके सामने लाता है। आपको लगता है कि मैंने ये मुद्दा तो काफी समझा हुआ है, लेकिन उसके बारे में कभी डिटेल में आप कभी जाते नहीं है, तो वो क्वेश्चन आप गलत करते। जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध क्या होता है? वैसे अपराध जो कि अधिक कुख्यात है, सीरियस क्राइम्स है, जो कि पोस्को के अंतर्गत हो गया, बच्चों के साथ जो अपराध हो गए, या महिलाओं के साथ कोई ऐसा अपराध जो कि कुकृत्य माना जाएगा, तो ऐसे अपराधों में आपको जमानत नहीं दी जाएगी, तो इसे गैर जमानती अपराध है। तो गैर जमानती अपराध में पुलिस आपको, जैसे ही गैर जमानती अपराध दर्ज हुआ, तुरंत पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती अपराधों में वारंट का मतलब है कोर्ट ने वारंट जारी किया तब आपको गिरफ्तार करना है। लेकिन अगर आपने कोई हिनियस क्राइम किया, तो जैसे ही आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, हिनियस क्राइम में पुलिस तत्काल उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है
कि जमानती अपराध में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का सक्षम बनाता है, यह गलत है। ये कार्य पुलिस गैर जमानती अपराधों में करती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब है कि यह वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। और तीसरा कह रहा है कि गैर जमानती अपराधों के मामले में एक मजिस्ट्रेट तय करेगा कि आपको जमानत दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो गैर जमानती अपराध है उसके लिए अब जज ही, डिस्ट्रिक्ट जज ही आपको बाहर कर सकता है, क्योंकि आपने कुख्यात क्राइम किया है, आप पुलिस आपको नहीं छोड़ सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो थर्ड सही है, इसका मतलब है कि गलत होने में थर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 ये क्या है, गलत है। 2 तो हमने गलत मान लिया। और यहां पर भारतीय दंड संहिता दिया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को अब यहां देख लेते हैं किसके तहत किया जाता है, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, यह अपराधों को 2 भाग में बांटता है, जमानती और गैर जमानती। और आईपीसी इसको 2 भागों में नहीं बांटती है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर निकल गया 1 और 2। तो ऐसे जो प्रश्न आएंगे जिनके बारे में जो कि आपको आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं लेकिन आपको उनकी जानकारी डिटेल नहीं होती है, तो भी रुकना है। वैसे प्रश्नों को अगर आप समझदारी के साथ सॉल्व करेंगे तो वे सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा रुकना है, जल्दी में भाग नहीं जाना है या फिर जल्दी में उसका आंसर नहीं करना है, थोड़ा रुक करके करना। ठीक है, तो मेरी सलाह रहेगी कि ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आए तो आप एक बार में उसका आंसर नहीं करें, बल्कि एक बार उसको पढ़ें, फिर जो संभावित उत्तर लगता है उसको टिक कर दे वहीं पर और फिर आगे बढ़ जाए। फिर दोबारा जब अपने कॉपी को पढ़ने शुरू करें तो दोबारा पुनः इस प्रश्न को पढ़ करके फिर आंसर करें। तो ऐसे में आपके इस प्रश्न को सही होने की प्रोबेबिलिटी अधिक बढ़ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथे। अब यहां पर प्रश्न आ गया कि भारत चौथे स्थान पर है, तो आपके लिए ये टास्क है कि आप लोग कमेंट में बताएं कि भारत से पहले 3 ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत से अधिक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह एक इंस्टीट्यूशन के बारे में नाम दिया गया है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, यह राष्ट्रीय सौर मिशन को लागू करने की जिम्मेदार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में हमें एक कंसेप्ट मिला, यह जो संस्था है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही राष्ट्रीय सौर मिशन को लागू कर रहा है। दूसरा, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और तीसरा, यह क्या है, एक वैधानिक निकाय है। इसका मतलब है कि यह किसी एक्ट के माध्यम से बनाया। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में हमें 3 ऐसे निश्चित फैक्ट मिले जो कि संभावित फैक्ट गलत होने के लिए हो सकते हैं। आइए सेकंड पे देखते हैं। संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा डोमेन को कवर करने के लिए कंपनी के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत किया गया है और कंपनी का नाम बदलकर भारतीय अक्षय ऊर्जा निगम यह कर दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसका जो नाम था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, भारतीय अक्षय ऊर्जा निगम। तो यह एक निश्चित फैक्ट है कि क्या यही नाम चेंज किया जाएगा या नाम चेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, यह हमें पता नहीं। आइए आगे, यह एकमात्र केंद्रीय कंपनी है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में समर्पित है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, तो पहला तो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था उसमें 3 फैक्ट मिले थे और मैं मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है बार बार मैंने यूपीएससी के पास किया है, तो मुझे पता है कि जब भी यूपीएससी किसी स्टेटमेंट में 2 से अधिक कोई फैक्ट, निश्चित फैक्ट देता है तो उस निश्चित फैक्ट में से किसी एक फैक्ट को गलत बना देता। अब मुझे नहीं पता कि पहले में कौन सा फैक्ट गलत है, लेकिन मुझे यह पता चल गया कि पहले में 3 निश्चित फैक्ट हैं और 3 निश्चित फैक्ट है, तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक फैक्ट गलत होगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बताता है। तो मैं इसको अगर पहले को गलत मानता हूं तो पहला तो जैसे ही हमने गलत माना, सर क्या निकल गया, 2 और 3। इसका मतलब है कि इसका नाम बदल करके भारतीय अक्षय ऊर्जा निगम रख दिया गया है और यह एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करती है।
आइए इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। एससीसीआई भारत सरकार के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एक कंपनी है, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके क्रियान्वयन के लिए स्थापित किया गया है और इसकी धारा 25 के तहत इसे पंजीकृत, अब ध्यान रखिएगा कि यह क्या है, कंपनी अधिनियम 1956 वर्तमान में 2013 की धारा 8 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है। इसका मतलब है कि यह कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित की गई है। इसके लिए यह कोई वैधानिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी सेपरेट एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना नहीं की गई है। तो यह वैधानिक संस्था नहीं है बल्कि यह एक कंपनी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा डोमेन को कवर करने के लिए कंपनी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है और इसका नाम बदलकर भारतीय अक्षय ऊर्जा निगम किया जाना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की एकमात्र पीएसयू है, यह एकमात्र ऐसी पीएसयू है जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करती है। तो अब देखिए, जब एकमात्र पीएसयू है जो सोलर एनर्जी क्षेत्र में कार्य करती है और रिन्यूएबल एनर्जी अभी काफी चर्चा में रहता है, सोलर एनर्जी विशेष करके चर्चा में रहता है, तो उससे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और ये तो एकमात्र पीएसयू है, तो यहां से तो क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ एक यूपीएससी का पीवाईक्यू भी शामिल करके आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू कैसे पूछे जाते हैं, उनके ट्रेंड्स क्या रहते हैं और वैसे क्वेश्चनों को सही कैसे किया जाए इसके बारे में बताता, ठीक है। तो 2022 और 2021 के प्रश्नों को हमने पीछे देखा है इस सीरीज में। अब हम 2020 में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। अब देखिए, हमने दो क्वेश्चन ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, एक 2020 में और एक दूसरा 2021। 2022 में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा जा सकता है 2023 में कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है और किसी शासक के बारे में पूछा गया है कि किस शासक ने यह स्टेटमेंट का कार्य किया और नोटिस किया गया है जो पॉपुलर राजा हुआ करता था वही उसका आंसर होता था। लेकिन जब हम आंसर बनाने आते थे तो हम ऐसा फील करते थे कि अरे, एक पॉपुलर राजा, अगर यह स्टेटमेंट अशोक के बारे में होगा, अकबर के बारे में होगा तो नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि ये कोई और होगा, अशोक और अकबर नहीं। ये सोच करके बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते थे। इतना आसान थोड़े देगा ना, कोई अंदर का नाम देगा। तो यहां पर भी यही देखिए कि किसके बारे में, अपने प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। क्या परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से, अब देखिए यह एक बड़ा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करना ठीक है, लेकिन दूसरे संप्रदाय को, अन्य संप्रदायों की निंदा अगर कोई करता है तो बेसिकली वो अन्य संप्रदायों की निंदा नहीं करता है बल्कि खुद के संप्रदाय को हानि पहुंचाता है। आजकल तो भारत में बड़ा ट्रेंड है कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे बौद्ध लोगों ने, जो नए नए हाल के बौद्ध बने हैं, उन्होंने शपथ लिया था कि हम राम, दुर्गा, कृष्ण, भगवान, इनको ईश्वर नहीं मानेंगे और इनके मूर्तियों को उन्होंने फेंका था। साथ ही इनके बारे में कुछ अपशब्द भी अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में उनको समझने की जरूरत है कि जब तक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की संकल्पना के साथ स्वयं को नहीं जोड़ेंगे, देखिए आपको संविधान यह अधिकार देता है कि आप किसी भी संप्रदाय, पथ, पंथ या किसी भी अन्य धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी धार्मिक स्वतंत्रता वहां पर सीमित हो जाती है जहां पर कि किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता शुरू होती है। इसका मतलब है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर भी युक्त प्रतिबंध है। आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म की आलोचना नहीं कर सकते। और ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड रहा है। बाहर से लोग आते थे, आपको बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन मिशनरी मिल जाएंगे
जो हिंदू धर्म की आलोचना करते थे, हिंदू देवी देवताओं को कभी गलत तरीके से तोड़ करके उनकी मूर्तियों को, और फिर दिखाएंगे कि देखो तुम्हारा देवी देवता कैसा है, टूट गया। तो इससे बेसिकली वे खुद की क्षति पहुंचा रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा, और कुछ लोगों को उन्होंने प्रभावित भी किया अपने इस तरीके से। लेकिन अंततः क्या हुआ, समाज में एक दूसरे के प्रति कठोरता हो गई, एक धर्म का दूसरे धर्म से द्वेष बढ़ा। तो ये सब नहीं होने चाहिए। सभी धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के प्रति आदर भाव जरूर रखना चाहिए। तभी भारत एक, क्योंकि बहुत बड़े और बहुत बड़ी संख्या में अनेक पंथों संप्रदायों धर्मों को मानने वाला देश है, तो ऐसे देश को अगर एक रखना है तो सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना ही होगा, एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रखना है। आप अपने धार्मिक संप्रदाय को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे के धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं। तो यहां पर आपको थोड़ा चिंतनशील होना चाहिए। यह राजा कोई और नहीं है बल्कि यह अशोक है। अशोक ने अपने इस अभिलेख में कहा था कि अगर आप दूसरे के धर्म की आलोचना करते हैं, बेसिकली आप दूसरे की हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि आप स्वयं की हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि एक बात समझिएगा कि अगर आप दूसरे में बुराई देखते हैं तो इसका मतलब कि आप में स्वयं में बुराई है। यह बात आपको समझनी चाहिए। तो बेसिकली यह प्रश्न सेम ऐसा प्रश्न एक बार रिपीट किया गया था और अकबर के बारे में पूछा, ठीक है। तो वहां पर भी स्टूडेंट्स के सामने समस्या आ गई कि अब ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और कृष्णदेवराय। सबको लगा कि अशोक इनमें सबसे पॉपुलर नाम है, हो सकता है समुद्रगुप्त, कृष्णदेवराय या हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन नहीं। आपको रुकना है, कंसेप्ट को समझना है कि कौन सा राजा अपने जनता से संवाद करता है। अशोक, हाँ तो ठीक है, पॉपुलर है तो क्या हुआ, अशोक के बारे में ही प्रश्न है, तो आंसर हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है। तीसरा, इसने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली या ये इसकी भागीदारी पहल की संकल्पना भी की है। कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को डेली 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू कराते हैं। पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO, कौन सा सही है। तो क्या यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, क्या यह विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है, और क्या यह GI ऐसी जो महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है इसकी संकल्पना भी इस संगठन ने दी है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहां पर हम लोगों ने कोई विशेष ट्रिक का यूज नहीं किया है, बल्कि ये आपके नॉलेज से ही आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर करें, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन डिजाइन किया। आइए जान लेते हैं इसके। देखिए, यह जो है FAO, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पूरे विश्व से भूख को समाप्त करने के लिए प्रयास करती है। इसका मुख्यालय कहां है, रोम, इटली, ठीक है। स्थापना 1945 में हुई थी। का मतलब है कि जिस वर्ष यूनाइटेड नेशन बना था उसी वर्ष यह भी बना था। और ये कुछ विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, वन रिपोर्ट, कोडेक्स एलिमिनेटरियस और GIAH, इसका मतलब है कि विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, इन सब रिपोर्टों को जारी करता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए और इसके बारे में, ठीक है। तो इतना जान लिया आप लोगों ने। तो ऐसे ही बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी लगातार हम लोग कोशिश करते रहते हैं। आइए अगले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अब प्रश्न है कि इसका जो कन्वेंशन नंबर 138 और 182 है, क्योंकि यह कन्वेंशन काफी चर्चा में रहा है और भारत ने कोरोना काल में, जब कोरोना पीक पर था, तभी इस कन्वेंशन पर साइन किया था, इसीलिए यह कन्वेंशन काफी चर्चा में है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के ये जो 2 कन्वेंशन है वे इनमें से किससे जुड़े हुए हैं, बाल श्रम से, जलवायु परिवर्तन से, या खाद्य कीमत और खाद्य सुरक्षा के विनियमन से, या कार्यस्थल में लैंगिक समानता। तो ये चारों स्टेटमेंट है आपके सामने। क्योंकि मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा हूं कि आप लोग काफी एक्टिव होकर के
आंसर नहीं बता पाते हैं तो मैं खुद ही इसका आंसर बता देता हूं। ये देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के जो कन्वेंशन 138 और 182 है ये बाल श्रम से संबंधित, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और इसमें ध्यान रख लेना है कि इसका मुख्यालय जिनेवा है, ठीक है, और ये कुल टोटल 1969 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यह नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि बहुत पहले मिल चुका है, रिसेंट में नहीं मिला है, लेकिन प्रश्न पूछ लेगा कि इसे कोई वर्ष दे देगा, लेकिन वहां वर्ष 1969 नहीं देकर कोई दूसरा वर्ष दे देगा कि इस वर्ष इसे नोबेल मिला था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि नोबेल मिला था लेकिन इस वर्ष नहीं मिला था, ठीक है। यह 8 कन्वेंशन है, 8 कोर कन्वेंशन है जो कि यह पूरे दुनिया के देशों को शामिल करवाता है। ये 8 कोर कन्वेंशन के माध्यम से आप पूरी दुनिया से जो लेबर से संबंधित चुनौतियां हैं उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज के इस सीरीज में हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन को देखा। आप लोग इस सीरीज में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी इस पहल में हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। इस पहल में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।